नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजीएस में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर है आप सबके बीच डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए आज के लिए आपका पहला प्रश्न, हाल ही में किसने हरकुलिस स्तंभ उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? विस्पी खराड़ी, एकता खराड़ी, रूपा फोगाट और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। विस्पी खराड़ी ने अभी हरकुलिस स्तंभ उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जब हॉलीवुड की मूवी देखते होंगे आप तो यहाँ वहाँ पर आपको दिखता होगा हरकुलिस स्तंभ के बारे में। ठीक है, चलिए व्याख्या को देखें तो ये रहा हरकुलिस स्तंभ, ये दो हैं। ठीक है, तो विस्पी खराड़ी का विश्व रिकॉर्ड बना है अभी हरकुलिस स्तंभ उठा करके, और यह रिकॉर्ड जो है 2 मिनट 10.75 सेकेंड तक हरकुलिस स्तंभ को पकड़ा है। और स्थान कहाँ पर था, यह आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुजरात के सूरत में। हरकुलिस स्तंभ के वजन की बात करें तो पहला स्तंभ 166.7 किलोग्राम है, दूसरा स्तंभ 168.9 किलोग्राम है। तो विस्पी खराड़ी के परिचय की बात कर लें तो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, ब्लैक बेल्ट धारक हैं। ब्लैक बेल्ट धारक जूडो कराटे के क्षेत्र में दिया जाता है और क्राव मागा यानी इजरायली मार्शल आर्ट के विशेषज्ञ हैं। सीमा सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग देने का अनुभव भी इन्हें प्राप्त है। और हरकुलिस स्तंभ का ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो ग्रीक पौराणिक कथाओं में हरकुलिस द्वारा स्थापित 2 स्तंभ है। स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर जलडमरू मध्य में स्थित है। यह यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो कल्पना चावला का नाम किससे जुड़ा है? अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स और विल्मोर जो है वापस आए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, उससे संबंधित भी एक क्वेश्चन है। बहरहाल हम लोग देखते हैं इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कल्पना चावला का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो पहली भारतीय महिला पायलट है, पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक है और पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया है। तो ये जो है पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। चलिए बात कर रहे हैं तो कल्पना चावला की जयंती, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को श्रद्धांजलि दी गई। इनका जन्म जो है 17 मार्च 1962 को हुआ था करनाल हरियाणा में, और 17 मार्च को इनकी जो है जन्म शताब्दी के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना के कारण हुआ, जब उनका स्पेस क्राफ्ट वापस आ रहा था धरती पर, उसी समय जो है क्रैश हो गया था। इनके शिक्षा और करियर की बात करें तो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग किया, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने बीटेक किया। टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर और पीएचडी हासिल किया और 1994 में नासा से जुड़ी। 1997 में पहली बार अंतरिक्ष मिशन STS-87 में गई थी। 2003 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना में इनका निधन हो गया था। इनके सम्मान और विरासत की बात करें तो भारत सरकार ने कल्पना 1 उपग्रह नाम उनके सम्मान में रखा। नासा ने कल्पना चावला अवार्ड स्थापित किए हैं। साथ ही साथ हरियाणा में कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखें, तेलंगाना का मुदुमाल स्थल किस कारण चर्चा में है? तो अभी यूनेस्को की 6 साइट्स ऐसे हैं जो अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं भारत की तरफ से, और इस पर एक विशेष लेक्चर वीडियो हमने जो है इसी चैनल पर अपलोड किया है, उसे आप देख सकते हैं। तो बहरहाल तेलंगाना का मुदुमाल स्थल किस कारण चर्चा में है? तो यह प्राचीन बौद्ध स्तूप मिले हैं, यह भारत का सबसे पुराना मंदिर है, यहाँ 4000 साल पुरानी खगोलीय संरचना मिली है, यह तेलंगाना का सबसे पुराना किला है। तो यहाँ पर जो है 4000 साल पुरानी खगोलीय संरचना मिली है, इसलिए इसे जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की अस्थायी सूची में भारत की तरफ से जोड़ा गया है। तो मुदमल मेगालिथिक मेनहीर भारत की यूनेस्को विरासत सूची में शामिल होने की संभावना बनी हुई है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो स्थान नारायण पेट तेलंगाना में अवस्थित है। और समय की बात करें ये कब का है मेगालिथिक मेनहीर स्थल, तो यह जो है 3500 से 4000 साल पुरानी संरचना है। इसके संरचना की बात करें तो 80 ऊंचे पत्थर जो 10 से 15 फीट के हैं और 150 पत्थर ज्यामितीय संरचना में रखे गए हैं।
सप्तऋषि ऋषि मंडल यानी उर्सा मेजर का सबसे पुराना चित्रण भी इसमें दिखता है। इसके महत्व की बात करें तो खगोलीय वेधशाला के प्रमाण मिलते हैं। आज तो विज्ञान इतना प्रगति कर चुका है कि हर क्षेत्र में जो है अपनी छाप छोड़ता जा रहा है, लेकिन पहले के समय में खगोलीय अध्ययन करना भी जो है एक अपने आप में उपलब्धि थी। तो ये जो है 4000 साल पुराना जो इतिहास हमें मिला है, तो उस समय का इतिहास हमें बताता है कि खगोलीय वेधशाला खगोलिक पिंडों का अध्ययन जो है यहाँ से किया जाता था। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा प्राचीन दफन स्थल भी है और संस्कृति और इतिहास के अध्ययन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो 7वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार, यहाँ पुरस्कार होगा, पुरस्कार 2024 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो हरमनप्रीत सिंह को, सविता पुनिया को, 1975 हॉकी विश्व कप विजेता भारतीय टीम को और अमित रोहिदास को। तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1975 की हॉकी विश्व कप विजेता भारतीय टीम जो थी वो भारत के पाकिस्तान के खिलाफ खेली थी और पाकिस्तान को पराजित किया था। उसीलिए जो है 7वें हॉकी वार्षिक इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अभी फिलहाल में दिया गया है। व्याख्या की ओर बढ़े तो 7वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 कब हुआ? तारीख की बात करें तो 15 मार्च 2025, स्थान नई दिल्ली में। महत्व की बात करें तो भारतीय हॉकी की 100वीं वर्षगांठ पर भारत की 1975 पुरुष हॉकी विश्व कप जीत की 50वीं वर्षगांठ पर ये दिया गया। और यहाँ पर देखिए भारतीय हॉकी की 100वीं वर्षगांठ है, ठीक है, और 1975 में जो टीम विजेता रही उसकी 50वीं वर्षगांठ है, इसीलिए उसे दिया गया। 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में खेल के लिए एक राष्ट्रीय निकाय के गठन के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी? भारतीय हॉकी की, ठीक है, तो इसीलिए 100 वर्ष हुए। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 1975 हॉकी विश्व कप विजेता भारतीय टीम फाइनल में पाकिस्तान को हराकर विश्व चैंपियन बने। टीम के कप्तान अजित पाल सिंह को पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है कितनी? 30 लाख रुपए, ठीक है। और चैनल पर आप यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक भी शेयर करें। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी भी दिया गया, तो बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के नाम से हरमनप्रीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। भारत के पुरुष हॉकी कप्तान हैं और 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम को कांस्य पदक दिलाने वाले कप्तान। 2024 एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले हरमनप्रीत सिंह जी को पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपए दिए गए। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो सविता पुनिया जो अनुभवी गोलकीपर हैं, तीसरी बार यह पुरस्कार जीता है और पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपए इन्हें भी प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में HKU1 के मामले कहाँ पर पाए गए? तो HKU1 के मामले कहाँ पर मिले हैं? तो ये जो है अभी फ़िलहाल में कोलकाता में मिला है, ठीक है, एक महिला में पाया गया है। तो चलिए व्याख्या को देखें तो HKU1 वायरस क्या है? तो यह जो है एक प्रकार का मानव कोरोना वायरस है। ये वो वाला कोरोना वायरस नहीं है, ये दूसरे तरीके का है। इसे पहली बार 2005 में हांगकांग विश्वविद्यालय में पहचाना गया था। इसे बीटा कोरोना वायरस हांगकांग भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाए बीटा कोरोना वायरस हांगकांग वायरस के बारे में पूछे तो यही है HKU1। कोलकाता में HKU1 संक्रमण का मामला मिला है। हाल ही में कोलकाता में एक महिला में यह संक्रमण पाया गया। महिला को 15 दिनों से बुखार था, खांसी और जुकाम के लक्षण भी थे। यह वायरस आमतौर पर हल्की श्वसन संबंधी बीमारी का कारण बनता है। यह SARS-CoV-2 से संबंधित नहीं है, लेकिन यह कोरोना वायरस का एक और स्ट्रेन बताया जा रहा है। HKU1 वायरस के लक्षण की बात करें तो बहती नाक यानी नोजी आने लगती है और बुखार और खांसी
गले में खराश, सिर दर्द और थकात बना रहता है। गंभीर मामलों में यह निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का कारण बन सकता है। बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं और कमज़ोर प्रतिरक्षा वाले लोग अधिक प्रभावित हो सकते हैं। संक्रमण कैसे फैलता है इसकी बात करें तो संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। खांसने या छींकने से निकलने वाली श्वसन बूंदों से भी फैलता है। दूषित सतहों को छूने और फिर चेहरे, मुंह या नाक को छूने से ये फैलता है। चलिए, यह कोई नया वायरस नहीं है, यह अधिकतर मामूली श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकतर लोग अपने जीवन में कभी न कभी इससे संक्रमित होते हैं। तो यह बीटा कोरोना वायरस जो है हांगकांग में 2005 में खोजा गया था, लेकिन ये जो है इससे नया वायरस नहीं मान सकते हैं और अधिकतर मामलों में कभी न कभी आमतौर पर लोग कभी न कभी इसके शिकार हुए होंगे और सावधानियों से इसके प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दिल्ली, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड। तो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये जो है दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इसका आयोजन जो है 20 मार्च से 27 मार्च 2025 के मध्य हो रहा है और स्थान की बात करें तो दिल्ली के 3 प्रमुख स्टेडियम में खेले जाएंगे: शहीद नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज। यहाँ पर ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत की बात करें तो 2023 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसे खेलो इंडिया योजना के तहत शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांग यानी विकलांग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा का मौका देना है। किन के लिए हुआ यह? तो यह जो है पैरा एथलीटों यानी दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें वे खिलाड़ी भाग लेते हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं लेकिन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, उनके लिए यह आयोजन होता है। वहीं बात करें तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में, तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ युवा प्रतिभाओं को निखारना है। खेलो इंडिया की शुरुआत की बात करें तो 31 जनवरी 2018 को हुआ था। लॉन्च करने वाला कौन था? तो भारत सरकार, युवा मामले और खेल मंत्रालय। इसके उद्देश्यों की बात करें तो युवा प्रतिभाओं को पहचानना और प्रोत्साहित करना, खेल को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए भारत की तैयारी को मजबूत बनाना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो हर साल राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो विश्वविद्यालय स्तर पर खिलाड़ियों के लिए ये आयोजित किया जाता है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें तो यह शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। खेलो इंडिया फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम की बात करें तो स्कूलों में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जाता है। शुभंकर और लोगों की बात करें और गान का अनावरण की बात करें तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुभंकर लोगो और गान का अनावरण किया। खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से ने गेम्स के मैस्कट उज्ज्वला का अनावरण किया था। और KIPG यानी खेलो इंडिया पैरालंपिक गेम्स 2025 में भागीदार की बात करें तो इसमें 1200 प्लस पैरा एथलीट भाग लेंगे। प्रतियोगिता के खेल की बात करें तो 6 पैरा खेलों में प्रतिस्पर्धा होगी, जैसे पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस। ठीक है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के उद्देश्य की बात करें तो भारत में पैरा खेलों को बढ़ावा देना, विकलांग एथलीटों को प्रतिस्पर्धा और पहचान दिलाने का मंच देना, टॉप्स योजना यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को समर्थन देना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो हाल ही में किस देश ने 43 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है? रूस, चीन, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। तो जब से ट्रंप फिर से सत्ता में वापस आए हैं, दूसरी बार कार्यकाल जब से स्टार्ट हुआ है तब से वो सुर्खियों में बने हुए हैं और अमेरिका ने जो है 43 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया है। चलिए बात कर लेते हैं। तो अमेरिका 43 देशों पर लगाएगा नया यात्रा प्रतिबंध और इसमें जो है अमेरिका की सरकार ने 43 देशों पर नए यात्रा प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसका कारण सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बताई गई हैं। ये देश
3 अलग अलग सूचियों लाल, नारंगी और पीली में बांटे गए हैं और हर सूची में अलग अलग स्तर के प्रतिबंध होंगे। तो बात कर लेते हैं इन सूचियों की। तो ये जो है लाल सूची में 11 देश शामिल हैं, ठीक है, और जिनके नागरिकों को अमेरिका आने की पूरी तरह से मनाही होगी, यानी वो अमेरिका में नहीं घुस सकते। और वो कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान, भूटान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान और सीरिया, वेनेजुएला और यमन। वहीं बात करें तो नारंगी सूची के बारे में, तो इसे कड़े नियम इसमें लगाए गए हैं, लेकिन पूरी तरह से बैन नहीं है। इसमें 10 देश शामिल हैं जिनके लोगों को अमेरिका का वीज़ा लेना बहुत मुश्किल होगा, और ये देश हैं पाकिस्तान, रूस, म्यांमार, बेलारूस, हैती, लाओस, इरिट्रिया, सिएरा लियोन, दक्षिणी सूडान और तुर्कमेनिस्तान। तो ये प्रमुख देश ऐसे हैं जो नारंगी सूची में डाले गए हैं। वहीं बात कर लें पीली सूची की, तो ये जो है चेतावनी, लेकिन अभी बैन नहीं है इन देशों के लिए। इसमें 22 देशों को शामिल किया गया है जिन्हें 60 दिन का समय दिया गया है कि वे अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। अगर वे सुधार नहीं करते हैं तो उन्हें लाल या नारंगी सूची में डाला जा सकता है। ये देश कौन कौन से हैं? तो अंगोला, एक मिनट दोस्तों इसको, तो अंगोला, एंटीगुआ और बारमूडा, बेनिन, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमरून, केप वर्डे, चाड, कांगो गणराज्य, डोमिनिका, इक्वेटोरियल गिनी, गाम्बिया, लाइबेरिया, मलावी, माली, मारिटानिया, सेंट किट्स और नेविस, सेंट लूसिया, साओ टोम और प्रिंसिपे, वानुअतु और जिम्बाब्वे। और अभी जो है वानुअतु एक खास मुद्दे के लिए चर्चा में था। ललित मोदी से संबंधित MCQ मैंने कराया था, इससे संबंधित उसके वीज़ा को कैंसिल करने जा रहा था, नागरिकता को समाप्त करने जा रहा था, तो इसलिए चर्चा में था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व गौरैया दिवस के बारे में पूछा जा रहा है, कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। व्याख्या को देखें तो यह दुनिया का सबसे आम और सबसे ज़्यादा दिखने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक है। यह भारत, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका में पाई जाती है। हालांकि चीन, जापान, साइबेरिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में यह नहीं पाई जाती है। गौरैया की संख्या लगातार घट रही है, और क्यों घट रही है इसके प्रमुख कारण हैं, जैसे मोबाइल टावरों से निकलने वाले रेडिएशन इन पक्षियों के लिए खतरनाक हैं, जो मुख्य रूप से इनकी संख्या को घटा रहे हैं। शहरों में पेड़ों की कटाई अंधाधुंध तरीके से हो रही है। अनियंत्रित शहरीकरण भी जो है इनके संख्या में घटोतरी का कारण है। घोंसले बनाने की जगहों की कमी हो रही है। पहले देखते होंगे गांव में भी जो है छप्पर के घर होते थे, और हम लोग की तरफ जो है खपड़े के घर होते थे। तो उसमें जो है गौरैया आकर के अपना घोंसला बनाती थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे वो कल्चर ख़त्म हो रहा है, तो उनको घोंसले बनाने में भी दिक्कत हो रही है। कीटनाशकों के कारण गौरैया को पर्याप्त खाना भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि कीटनाशक से क्या हो रहे हैं, कीट मर जा रहे हैं, तो उनको भोजन की प्राप्ति नहीं हो रही है, जिस कारण उनकी संख्या घट रही है। चलिए इस दिवस के महत्व की बात करें तो यह दिवस सबसे पहले 2010 में नेचर फॉर एवर सोसाइटी नामक संगठन ने मनाना शुरू किया था। इस संगठन के संस्थापक मोहम्मद दिलावर हैं, जो एक प्रतिष्ठित संरक्षणवादी हैं, और इस अभियान का उद्देश्य गौरैया की घटती संख्या के बारे में लोगों को जागरूक करना था। 2011 में विप्रो NFS स्पैरो अवार्ड्स की भी शुरुआत हुई, ताकि गौरैया संरक्षण के प्रयासों को सराहा जा सके। 2012 में गौरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित किया गया। तो 2012 में गौरैया को दिल्ली का राज्य पक्षी घोषित किया गया। चलिए, गौरैया हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये पारिस्थितिक तंत्र को यानी इकोसिस्टम को संतुलित रखने में मदद करती है। कैसे रखती है? ये कीड़े मकोड़ों को खाती है, जिससे खेतों में कीटनाशकों का उपयोग कम होता है। यह फूलों और बीजों को फैलाने में मदद करती है।
ठीक है, जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि होती है और जैव विविधता बनी रहती है। अगर गौरैया नहीं रहेंगी तो कीटों की संख्या बढ़ सकती है और इससे फसलों को नुकसान हो सकता है। जैसे आप लोगों ने अभी टिड्डे का प्रकोप देखा था पिछले वर्ष, ठीक है, तो क्या था, अगर वहीं पक्षी रहें तो ज़्यादा मात्रा में उसे खा सकते हैं और उनका प्रकोप कम हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में 2 अंतरिक्ष यात्री किस यान से पृथ्वी पर वापस आए हैं? रॉकेट, कैप्सूल, पैराशूट और इनमें से कोई? तो कैप्सूल से वापस आए हैं। चलिए बात करें तो इसके संरचना की, तो यह गोल या शंकु आकार का होता है जिससे यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय सुरक्षित रह सके। इसमें सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है। इसमें हीट शील्ड यानी अंदर की ओर गर्मी ना जाने पाए, ठीक है, लगी होती है, जो पृथ्वी पर लौटते समय घर्षण से होने वाली गर्मी को झेल सकती है। लैंडिंग तकनीक की बात करें तो कैप्सूल आमतौर पर समुद्र यानी स्प्लैश डाउन या जमीन पैराशूट की मदद से उतरता है। उपयोग की बात करें तो यह अंतरिक्ष यात्रियों, वैज्ञानिक उपकरणों और अन्य जरूरी सामान को ले जाने व वापस लाने के लिए बनाया जाता है। अब देखिए, जो पहले गए थे ये लोग, सुनीता विलियम्स और विल्मोर, तो ये जो है स्टार लाइनर से गए थे और जब वापस आए हैं तो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन जो कैप्सूल था उससे आया, याना था उससे आया है। तो विशेषताओं की बात कर ले तो पहले जो है बोइंग स्टार लाइनर से गए थे और वापस आए हैं स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन से। निर्माता की बात कर रहे हैं तो ये जो है बोइंग स्टार लाइनर का निर्माता बोइंग था और वहीं स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन का निर्माता स्पेस एक्स था। लॉन्च वाहन की बात करें तो एटलस भी से लॉन्च किया गया था बोइंग स्टार लाइनर को, जो चला तो गया था पर वहाँ पर उसमें हीलियम की लीकेज होने लगा, जिसके कारण जो है वो सुरक्षित नहीं माना गया और वहाँ पर जो है सुनीता विलियम्स और उनके साथी वहीं पर रुक गए। और जो जब वापस आए हैं तो वो फाल्कन 9 रॉकेट से गए थे, ठीक है, स्पेस में गया था क्रू ड्रैगन और वहाँ से फिर वापस लेकर के आया है। और ये जो है पहली मानवयुक्त उड़ान थी बोइंग स्टार लाइनर द्वारा 2024 में, और स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन 2020 में पहली मानवयुक्त उड़ान थी। ISS डॉकिंग की बात करें तो ऑटोमेटेड और मैनुअल था। डॉकिंग क्या है? 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ना। ये 2 सैटेलाइट्स हो गए मान लीजिए, और इसे जब आपस में जोड़ते हैं तो डॉकिंग बोलते हैं। वहीं स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन की बात करें तो यह पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है। अंतरिक्ष यात्रियों की संख्या की बात करें तो ये अंतरिक्ष में बोइंग स्टार लाइनर 7 ले जाता है और अभी 4 तक सीमित है, जबकि स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन जो है 7 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जा सकता है और ले आ सकता है। तो ये था दोस्तों आज का डेली करंट अफेयर का सेशन। मिलते हैं फिर कभी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।